चलिए भाई, इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखेंगे कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव फर्म से उस पार्टनर का क्लेम मांगने आता है। क्योंकि अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो वो एक तरीके से ऑटोमेटिकली फर्म से रिटायर हो गया, और अगर वो फर्म से रिटायर हो गया तो उसके हिस्से का जो भी कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ था वो कैपिटल उसको लौटाया जाएगा। लेकिन अब वो खुद से तो आ नहीं सकता, तो उसका एग्जीक्यूटर या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एग्जीक्यूटर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस पर्सन को कहते हैं जो उस मरे हुए पार्टनर को, उस डिसीज्ड पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। अब वो पार्टनर का एग्जीक्यूटर आएगा और फर्म से कहेगा कि जो पार्टनर मर गया है उसके हिस्से का जो भी अमाउंट है, जो भी उसका क्लेम है, वो हमें कैलकुलेट करके दे दीजिए। तो बेसिकली ये जो सी का कैपिटल आप यहाँ पर बना रहे हैं, इस सी के कैपिटल को बनाने का एक सिंपल सा रीज़न ये है कि सी की डेथ हुई है 30 जून 2023 को, और आप 30 जून 2023 को ये पता कर रहे हैं कि फर्म के अंदर सी का बेसिकली कितना क्लेम है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, और कैपिटल बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। अगर मुझे सी के कैपिटल का क्लेम पता करना है तो मुझे सी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कैपिटल का जो बैलेंस है उसका नेचर जो है वो क्रेडिट है। अगर मुझे इस अकाउंट को और बढ़ाना है तो मैं कैपिटल को बढ़ाऊंगा क्रेडिट करके, और इसे घटाऊंगा मैं डेबिट करके। ठीक है। अब सर ये जो सी के कैपिटल में आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा है, ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से मिलेगा? आपको यहाँ से मिलेगा। ये ओपनिंग बैलेंस ये लिखा होगा यहाँ पर बैलेंस शीट में, यही बैलेंस आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है ना सर? तो बस इतना ही अमाउंट सी को वापस कर दिया जाएगा, उसके कैपिटल का नहीं। देखो सी को ना उसके हिस्से में जो भी अमाउंट आता होगा वो सारा उसको वापस किया जाएगा। सर सबके लिए अलग अलग अकाउंट बनेगा? नहीं, एक ही अकाउंट बनेगा सी का कैपिटल, और जो भी उसका क्लेम है वो सारा क्लेम इसी अकाउंट में इकट्ठा होगा। अगर वो क्लेम इसके कैपिटल को बढ़ाता है तो मैं क्रेडिट करके बढ़ा दूंगा, और अगर वो क्लेम इसके कैपिटल को घटाता है तो मैं उसे डेबिट करके घटा दूंगा। चलिए सबसे पहले आते हैं हम करंट अकाउंट पे। अब बैलेंस शीट में जिस तरीके से कैपिटल अकाउंट है उसी तरीके से करंट अकाउंट भी है, लेकिन करंट अकाउंट के साथ मैटर ये है कि इसका नेचर क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है। असल में होता क्या है कि जब भी फर्म प्रॉफिट कमाती है वो सारा प्रॉफिट पार्टनर के करंट अकाउंट में चला जाता है। अगर पार्टनर ने करंट अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट गया उससे ज़्यादा उसने विड्रॉ कर लिया तो उस सिचुएशन में फर्म को पार्टनर को पैसा नहीं देना होता, पार्टनर को फर्म को पैसा देना होता है। और उस सिचुएशन में फर्म के लिए करंट अकाउंट एक लाइबिलिटी नहीं, करंट अकाउंट एक एसेट बन जाता है। मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि करंट अकाउंट का आपको क्रेडिट बैलेंस ही मिले, क्योंकि अगर वो क्रेडिट बैलेंस मिलेगा तो लाइबिलिटी साइड पर लिखा होगा और ऐसा नज़र आएगा कि फर्म को पार्टनर को पैसा देना है। लेकिन अगर करंट अकाउंट का बैलेंस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया जानबूझकर, मैंने जानबूझकर सी के करंट अकाउंट को डेबिट लिखा ताकि आपको ये सिनेरियो समझ आए। सी के करंट अकाउंट में एक डेबिट बैलेंस है। रीज़न ये है कि पार्टनर फर्म से पैसे नहीं मांग सकता, पार्टनर को फर्म को पैसा लौटाना होगा। यानी जिस तरह से ए और बी का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, यानी जब फर्म ने प्रॉफिट कमाया होगा, इनके करंट अकाउंट में डाला होगा, तो इन्होंने इतना ज़्यादा प्रॉफिट फर्म से विड्रॉ नहीं किया जितना प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है। इन्होंने उस अकाउंट में बैलेंस छोड़ के रखा, यानी ये दोनों फर्म से पैसे लेने के लिए लायबल है। लेकिन जो सी है उसने शायद कुछ ज़्यादा ही अमाउंट विड्रॉ कर लिया हो, तो सी के करंट अकाउंट में एक डेबिट बैलेंस आ रहा है, और ये डेबिट बैलेंस ये बताता है कि फर्म सी से पैसे लेगी। तो सी के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस सी के क्लेम को बढ़ाएगा नहीं, उसके क्लेम को घटा देगा। तो इसी वजह से सी के करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख दिया जाएगा, सीज करंट अकाउंट। लेकिन अगर जैसे ए और बी के कैपिटल के अंदर क्रेडिट बैलेंस है, ऐसे ही सी के करंट अकाउंट में भी क्रेडिट बैलेंस होता, तो बाई बैलेंस सीडी के नीचे मैं बाई सी करंट अकाउंट लिख रहा होता, और इससे फर्दर सी के कैपिटल का क्लेम और ज़्यादा बढ़ जाता। सर सी फर्म से और क्या चीज़ें लेगा? सी फर्म से मांगेगा गुडविल में उसका शेयर, शेयर इन गुडविल बिल्कुल मांगेगा सर। शेयर इन गुडविल क्या है? ये फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स हैं, और अगर सी रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई तो फर्म की एक रेपुटेशन है, और उस रेपुटेशन का फ़ायदा बचे हुए पार्टनर कमाएंगे।
तो जो सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कहेगा कि जो फर्म की रेपुटेशन सी की वजह से क्रिएट हुई थी, उस रेपुटेशन में उस कुछ हिस्सा उसका भी है, तो आप प्लीज़ उसके उस हिस्से को भी सी के कैपिटल के अंदर बढ़ा देंगे। तो शेयर इन गुडविल भी सी को दिया जाता है। लेकिन एक बैलेंस शीट के अंदर भी गुडविल मौजूद होती है। ये गुडविल एक तरह का कैपिटल लॉस है, ये परचेज गुडविल है। समझ में आई बात? ये नहीं आती। और जब ये गुडविल बढ़ती है तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ता नहीं है, पार्टनर का कैपिटल घटता है। तो आप इस गुडविल को यहाँ डेबिट कर देंगे। ये गुडविल जब बढ़ेगी तो सभी पार्टनर्स में बढ़ेगी, और जो इसके हिस्से का शेयर है वो इसकी कैपिटल को घटा देगा। ठीक है जी। तो एक बात हो गई गुडविल की। सर और क्या चीज़ें हैं जो ये फर्म से मांगेगा? रिजर्व्स। रिजर्व्स कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को, ऐसा प्रॉफिट जो फर्म ने कमाया लेकिन आज तक बांटा नहीं, और अगर आज तक बांटा नहीं तो आज बढ़ जाएगा उसके रिटायरमेंट के टाइम पर, उसकी डेथ के टाइम पर, और जब ये प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा देगा बाय रिजर्व्स। इसी तरह से रिजर्व्स जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ऐसे ही बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आपको नजर आ रहा होगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। देखो, रिजर्व्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, आज तक बटा नहीं तो लाइबिलिटी साइड पर रहा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, आज तक बटा नहीं तो लॉस का नेचर डेबिट होता है, और अगर वो बढ़ता नहीं है तो वो डेबिट बैलेंस शीट में एसिड साइड पर नजर आने लग जाता है। ये एसिड साइड पर इसलिए नजर नहीं आ रहा कि ये एक एसिड है, ये एसिड साइड पर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये एक लॉस का डेबिट बैलेंस है जो आज तक बांटा नहीं गया है, और अगर किसी का बैलेंस बचा रह गया तो बैलेंस शीट में आ जाता है ना। तो ये एक डेबिट बैलेंस आज तक बटा नहीं तो बैलेंस शीट में आने लग गया, लेकिन डेबिट बैलेंस होने की वजह से इसको हम एसिड साइड पर लिखने लग गए। लेकिन आज जब पार्टनर रिटायर हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसके हिस्से का लॉस उसको मिलेगा, और लॉस जब उसके हिस्से का मिलेगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा नहीं, क्या होगा भाई? घटेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये एक तरह का लॉस है जो आज तक आपने बांटा नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी तक मैंने क्या क्या कर दिया। उसका कैपिटल उसे दे दिया, उसका करंट अकाउंट का बैलेंस मैंने उसे दे दिया। करंट अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस होता तो मैं बढ़ा देता, नेगेटिव है तो घटा दूंगा। सर उसके हिस्से की गुडविल दे दी मैंने। हाँ जी, गुडविल एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, वो भी मैंने दे दी, और एक परचेज गुडविल होती है, वो मैंने माइनस कर ली। ठीक है, उसके हिस्से के रिजर्व्स मैंने उसे दे दिए, और उसके हिस्से के जो लॉसेस हैं मैंने माइनस कर लिए। ठीक है, और कुछ है बैलेंस शीट के अंदर जो उसको मिलना चाहिए? देखो भाई, बैलेंस शीट में ना कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं, इनका ना रीवैल्यूएशन होता है, और उस रीवैल्यूएशन की वजह से अगर प्रॉफिट निकलता है तो वो प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा देता है, लेकिन अगर लॉस होता है तो वो पार्टनर के कैपिटल को घटा देता है। रीवैल्यूएशन डेबिट साइड पर भी आ सकता है और क्रेडिट साइड पर भी। देखो, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है, तो वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। लेकिन अगर वो लॉस हुआ क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी की रीवैल्यूएशन करते वक्त आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक एंट्री आएगी। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो, बैलेंस शीट का सारा काम तो हो गया पूरा, लेकिन ये बैलेंस शीट किस दिन की है मेरे बच्चे? 31 मार्च की, और इसकी डेथ कब हुई है? 30 जून की। तो जो 31 मार्च तक की चीज़ें थीं वो तो सब बैलेंस शीट में थी, और वो सारी चीज़ें मैंने पार्टनर को दे दी। लेकिन इन 3 महीने के पीरियड में और भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि 3 महीने पहले वो सब कुछ नहीं था। लेकिन इन 3 महीने के पीरियड्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो पार्टनर ने फर्म के साथ डील किया हो, और उन 3 महीने की वो सारी ट्रांजैक्शन इस कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन 3 महीने में पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स की, अगर उन्होंने ड्राइंग्स की होंगी तो बताओ मुझे, पार्टनर का कैपिटल घट जाएगा ड्राइंग्स की वजह से। अगर इन 3 महीने में, अब जैसे ड्राइंग्स की हैं तो मान लो फर्म क्या चार्ज करेगी? ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से भी ये कैपिटल घट जाएगा इसका। अगर मान लो इन 3 महीने में इस पार्टनर को अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना होगा,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से इसका कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर इन 3 महीने में इसे कोई सैलरी या कमीशन मिलनी होगी तो वो सैलरी और कमीशन की वजह से इसका कैपिटल बढ़ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें तब आएंगी इसके कैपिटल अकाउंट में जब क्वेश्चन में गिवन होंगी। मान लो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह इन सब के बारे में बताया ही ना हो तो मैं इसे कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा ही नहीं, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बढ़ाता है, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। सैलरी कमीशन कैपिटल बढ़ाती है, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होता है तो डेबिट साइड पे लिखा। अब ड्राइंग की वजह से फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी तो उसकी वजह से भी मैंने कैपिटल अकाउंट को घटा दिया। सर और क्या चीज़ें हो सकती हैं इन 3 महीने के अंदर जो इस पार्टनर ने की हो सकती है? भाई देखो, इन 3 महीने के अंदर अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई प्रॉफिट कमाया हो, फर्म तो चल रही थी ना इन 3 महीने में, अगर इन 3 महीने के अंदर पार्टनरशिप फर्म ने कोई प्रॉफिट कमाया हो तो उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करके इस डिसीज्ड पार्टनर के हिस्से का शेयर कैलकुलेट करके इसको दिया जाएगा, जिसको हम इसके कैपिटल अकाउंट में बढ़ा देंगे। अब प्रॉफिट होगा तो इसका कैपिटल बढ़ जाएगा, लॉस होगा तो इसका कैपिटल घट जाएगा। मान लेता हूँ प्रॉफिट है और प्रॉफिट की वजह से मैं इसके कैपिटल को बढ़ा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे बाई P&L सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इन 3 महीनों में मैं कोई पूरा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाने वाला, मैं ये अंदाजे के बेसिस पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। इन 3 महीने में मैंने अंदाजन कितना प्रॉफिट कमाया पहले मैं उसे कैलकुलेट करूँगा, फिर इस पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर निकाल के इसको दे दूंगा मैं। तो अभी मैंने फुल एंड फाइनल वाला P&L अकाउंट नहीं बनाया, जस्ट मैंने लिख दिया बाई P&L सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, ये सारी चीज़ें इस पार्टनर को जब एक बार मिल जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं, देखते हैं कि इसके कैपिटल में कितना बैलेंस है, यानी इसकी क्रेडिट साइड टोटल करते हैं कि इसको कितना कितना पैसा मिलेगा। फिर इसकी डेबिट साइड को टोटल करते हैं कि कितना कितना पैसा इसके कैपिटल से घटेगा। और जब वो बैलेंस निकल जाता है तो जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड अक्सर ज़्यादा ही आती है, और क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है, डेबिट साइड कम होती है, तो बैलेंस जो लिखा जाता है वो डेबिट साइड पर लिखा जाता है। और हम यहाँ लिखते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट, यानी जो पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर को ये पैसा क्या हो जाता है मेरे बच्चे, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये एक फॉर्मेट है पार्टनर के कैपिटल को कैलकुलेट करने का ऑन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। होप सो आपको मेरी बात समझ में आई हो।